ओके, तो प्रीवियस क्लास में कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन आपका है तो आप पूछ सकते हैं। पिछले क्लास में जो हमने पढ़ाया था कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पोजीशन को देख लिया था और हमने बताया था आपको कि एक टॉपिक था जिसको फ्लो में वो छूट गया था, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। हाँ जी, हाँ, स्पेस में आप किसी डिस्टेंस स्टार को अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम जीरो स्पेस में है, ये हमारा यान है, ये मान लो हमारा स्पेस शटल है ना। तो ये स्टार्स जो हैं, जैसे ये स्टार्स हो गए, ये स्टार्स कैसे बंच हो गए मान लेते हैं, जिसको हम लोग तारामंडल बोलते हैं। इस प्रकार से ये तो हम इसमें से किसी एक स्टार को अपना नेविगेशन रेफरेंस फ्रेम मान सकते हैं। ओके, और जब हमारा यान जाएगा तो यही स्टार जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरह काम करेगा, क्योंकि हम ऐसा मान लेते हैं कि स्टार जो है वो फिक्स है अपने पोजीशन पर, बल्कि ऐसा है नहीं। स्टार भी जो होते हैं वो मोशन करते रहते हैं गैलेक्सी के चारों तरफ, लेकिन हम इसको अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है ऐसा नहीं है कि वो रेस्ट होता है, तो वैसा ही हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में आप बताने वाले हैं आज। ठीक, क्लियर हुआ? और कोई सवाल? ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो शुरू हो रहा है इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, तो चलिए हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और इस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास एक स्मूथ रेलवे ट्रैक है। जैसे अगर आप सासाराम से चलकर और आरा जा रहे हैं रेल से, तो आपका जो ट्रैक है वो स्मूथ नहीं है। देखिएगा वो ट्रेन जो है ऐसे ऐसे अप एंड डाउन करती रहती है, क्योंकि ट्रैक जो है एकदम एक जैसा एकदम नहीं है, थोड़ा बहुत कहीं खाल है, कहीं ऊंच है ना। और बहुत जगहों पर ट्रेन की जो पटरी है वो कर्व करती है, ऐसे मुड़ती है। तो हम ऐसा नहीं, हम एक ऐसा ट्रैक बना रहे हैं जो एकदम सीधा है, लेवल में है, और इस पर अगर कोई भी रेलगाड़ी चल रही है तो ना वो हिचकोले खाएगी और ना ही वो क्या होगी, कर्व पथ पर मुड़ेगी, वक्र पथ पर मुड़ेगी, सीधे चलेगी। अब ये ट्रेन हो गई और ट्रेन रेस्ट में है, विराम अवस्था में है, रेस्ट में है। इसमें मतलब मोशन नहीं हो रहा है, ये रुकी हुई है और आप इसके अंदर बैठे हुए हैं। तो आपके लिए यह ट्रेन जो है वो क्या हो गया, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो रहा है। अगर ये ट्रेन विराम में है, रेस्ट में है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है, और इसका एक्सेलरेशन भी क्या है, 0 है। मतलब इसकी वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन भी क्या है, 0 है। मतलब ये इसमें किसी प्रकार की वेग या चाल नहीं है और ये इसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। आप एक कप टी ले लीजिए और इस एक कप टी को आप क्या करेंगे, आराम से इसको पी रहे हैं, क्योंकि वह ऐसा ही फील होगा जैसे आप अपने घर के सामने का जो लॉन है, ग्राउंड है, बरामदा है, वहाँ पर कुर्सी लगाकर चाय पी रहे हैं, आपको ऐसा ही फील होगा। अब क्या किया जाता है कि इसके जितनी भी खिड़कियां हैं सबको बंद कर दीजिए। मतलब ये आपके रूम की तरह, कंपार्टमेंट की तरह हो गया, और ट्रेन को गतिशील करा देते हैं। अब ट्रेन को गतिशील करा रहे हैं और ट्रेन की हम चाल कर देते हैं 100 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ये जो ट्रेन की चाल है यह ना बढ़ रही है ना घट रही है, ना ये 100 से 110 हो रही है और ना ही घटकर यह 90 हो रही है, बल्कि इसकी चाल क्या है, कांस्टेंट है। आपको ऐसा फील होगा जैसे ही, वैसा ही आपको फील होगा जैसे आप विराम अवस्था में हैं। आपको ये महसूस ही नहीं, अगर आप खिड़की के बाहर नहीं देखें तो आपको ये महसूस ही नहीं होगा कि यह ट्रेन जो है वो गतिशील है। नहीं, वो नहीं है, वो चल शायद उस साइड कहाँ गाड़ी उनकी लगी हुई है, यहाँ नहीं चलेगा, नहीं सर चलेगा। तो आपको ऐसा फील होगा जैसे आप विराम अवस्था में हैं। आप अगर खिड़की के बाहर नहीं देख रहे हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी गाड़ी चल रही है या रेस्ट अवस्था में है, क्योंकि गाड़ी जो है उसका वेलोसिटी जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, वो बदल नहीं रहा है। लेकिन अगर क्या होगा, ब्रेक लगता है तो आप आगे झुकेंगे, और गाड़ी अगर अपने वेग को बढ़ा रही है, एक्सेलरेट कर रही है, एक्सेलरेटर पर पैर रख रहा है ड्राइवर, तो आप पीछे जाइएगा, तब आपको महसूस होगा। अगर ये वेग नहीं बढ़ रहा है, नहीं चेंज हो रहा है, तो आपको लगेगा जैसे ये गाड़ी क्या है, विराम अवस्था में है। तो यदि कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस या तो वो रेस्ट में हो, किस में हो, रेस्ट में, मतलब उसकी वेलोसिटी 0 हो,
या फिर वो मोशन कर रहा है, मूव कर रहा है, लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब अचर है, ना बढ़ रही है ना घट रही है। तो हम ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्योंकि यह फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर आप हैं तो आप ये नहीं बता सकते हैं कि आप रेस्ट में हैं कि मोशन में हैं। रेस्ट में होना या फिर एक समान चाल से या एक समान वेलोसिटी से मोशन करना, स्मूथ मोशन जिसको कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, एक ही बात होती है। दोनों जगह साइंस के नियम क्या होंगे, एक ही होंगे। आप उसी तरह से आराम से अपने चाय का प्याला पी सकते हैं कांस्टेंट चाल से गतिशील किसी ट्रेन में बैठकर, जैसे आप अपने घर में कुर्सी पर बैठकर या विराम अवस्था में बैठकर आप उसको पीते हैं। तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम लोग कहते हैं इनर्शियल फ्रेम। तो इनर्शियल फ्रेम की परिभाषा क्या हो गई, ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये हो गया y और ये x, जो या तो रेस्ट में हो, मतलब इसकी वेलोसिटी 0 हो, या इसकी वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो, इसको हम लोग कहेंगे कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। जैसे आपकी पृथ्वी, आपके लिए आपकी पृथ्वी क्या है, ये आप अर्थ पर हैं, तो आप अर्थ पर हैं, तो यहाँ आप खड़े हैं, तो आप अर्थ को क्या मानते हैं, विराम में मानते हैं ना। तो अगर आप अर्थ को अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान रहे हैं, तो ये अर्थ जो है, पृथ्वी जो है, वो कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्योंकि वो अर्थ क्या है, विराम में है। लेकिन अगर आप अगर आप इसी घटना को मान लीजिए, ये आप हैं, यू हैं, और मैं यहाँ पहुँच गया सन पर, ऐसे सन पर तो कोई जा नहीं सकता है, लेकिन मान लीजिए मैं फिजिक्स में सन पर चला गया, तो मैं क्या देखूंगा, मैं ये देखूंगा कि ये जो पृथ्वी है, ये सन के चारों तरफ क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है। और ये जब चक्कर लगा रही है तो इसका मतलब है कि यह वृत्तीय पथ पर गतिशील है, या इलिप्टिकल पथ पर गतिशील है, दीर्घवृत्तीय पथ पर गतिशील है। और यदि कोई भी कण वृत्तीय पथ या दीर्घवृत्तीय पथ पर गतिशील होता है तो उस केंद्र की ओर क्या लगता है, एक बल लगता है, मतलब सूर्य जो है पृथ्वी को अपनी ओर खींच रहा है। तो इसका मतलब जब बल लगेगा तो इसका मतलब क्या है, एक त्वरण होगा, और त्वरण जब होगा तो इसका मतलब है कि इसकी दिशा जो है बदल रही है। देखिए, पृथ्वी शुरू में ऐसे घूम रही, यहाँ जब पहुँचेगी तो इस प्रकार इसका वेग होगा, यहाँ पहुँचेगी तो इस प्रकार वेग होगा, यहाँ पहुँचेगी तो इस प्रकार वेग होगा। कौन भी आ जाता है ना। तो यहाँ क्या देखो, तो ये इसकी दिशा क्या हो रही है, बदल रही है ना। पृथ्वी ऐसे घूम रहा है वृत्तीय पथ पर, तो शुरू में अगर मान लेते हैं पृथ्वी यहाँ पर है और एकाएक गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाए, तो पृथ्वी क्या होगी, इस रास्ते उधर चली जाएगी, अंतरिक्ष में चली जाएगी। यहाँ है तो इसकी दिशा ये है, यहाँ है दिशा ये है, यहाँ है दिशा ये है, यहाँ है तो गति की दिशा ये है। तो इसका मतलब है कि दिशा इसकी बदल रही है। और इसका मतलब है कि पृथ्वी जो है, अगर हम मून इसको चांद से देखते हैं, या इसको अंतरिक्ष से देखते हैं, या सन से देखते हैं, तो यह इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है। लेकिन हम पृथ्वी पर खड़े होकर पृथ्वी को कैसा मान सकते हैं, विराम में मान सकते हैं। इसलिए हम पृथ्वी को क्या मानते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं। तो वैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो या तो रेस्ट में हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से गतिशील हो, उसको हम लोग कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, अब चलिए, अब आप देखिए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको बोलते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो त्वरण करे, या तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वेलोसिटी बढ़े या फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वेलोसिटी घटे। अगर यही ट्रेन ब्रेक लगाती है तो क्या होगा, जैसे ही वो ब्रेक लगाएगी उसकी वेलोसिटी क्या होगी, घटकर 0 हो जाएगी, रुक जाएगी। और इस पूरी अवस्था में क्या होगा, अगर आप चाय पी रहे हैं तो आपका नाक जो है चाय के प्याले में चला जाएगा और आपका मुंह जल जाएगा, नाक जल जाएगा। तो आपको उस समय आभास होगा कि वो ये ट्रेन जो है, हम ट्रेन में बैठे हुए हैं और ये ट्रेन का झटका लगा। यदि एकाएक ट्रेन चलना शुरू कर दे, अपनी वेलोसिटी को 100 से बढ़ाकर 1000 कर दे, तो क्या होगे, आप पीछे की दिशा में क्या हो जाएंगे, फेंक दिए जाएंगे, है ना। जैसे मान लीजिए आप बस एकाएक चलना शुरू कर दिया, आप ऐसे खड़े हैं बात कर रहे हैं तो फट से पीछे की ओर गिर जाइएगा। या फिर एकाएक ब्रेक मारा तो आप आगे की ओर क्या हो जाते हैं, झुक जाते हैं। अगर आप पकड़े नहीं हैं तो फिर आपका मुंह हाथ टूटना जरूरी है। तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसका वेग चेंज हो रहा है, मतलब जो त्वरण कर रहा है, या तो एक्सेलरेट हो रहा है या उस पर ब्रेक लग रहा है, उसको हम लोग कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की परिभाषा क्या हो जाएगी कि ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये y हो गया, ये x हो गया, जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो, या फिर जिसके पास क्या हो, एक एक्सेलरेशन हो जो त्वरण करे। तो एक्सेलरेशन को हम क्या लिखते हैं, a लिखते हैं, बराबर नहीं 0 का मतलब 0 बराबर, इसका ये 0 नहीं है बल्कि इसका एक मान है।
मतलब इसकी वेलोसिटी जो है नियत नहीं है, चेंज हो रही है, ये बढ़ रही है या घट रही है, और इसमें क्या है, एक त्वरण है। तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम क्या कहेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आपने ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखा है? हाँ देखा है। आप ब्रेक डांस पर जब बैठते हैं या फिर चरखी पर बैठते हैं तो क्या होता है, चरखी और ब्रेक डांस जो है वो दोनों कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्योंकि वहाँ विज्ञान के नियम जो होते हैं वो बदलते रहते हैं, एक समान नहीं होते। जैसे आप चरखी पर, मान लीजिए ये चरखी है, घूम रही है, ये ऐसा टावर की तरह होता है ना, और आपके यहाँ दोस्त खड़े हैं और आप यहाँ पर चरखी पर क्या है, बैठे हैं। दोस्त को क्या लगता है, दोस्त के लिए विज्ञान के नियम अलग हैं, क्योंकि दोस्त जो है वहाँ ज़मीन पर खड़े हैं, तो ज़मीन, पृथ्वी उसको mg बल से क्या कर रही है, नीचे खींच रही है। लेकिन आपके साथ दूसरा बात हो रहा है, जब आप ऊपर जा रहे हैं तो पृथ्वी द्वारा खींचने वाला जो बल है वो बढ़ जा रहा है, mg या प्लस में एक और फैक्टर मान लीजिए e आ गया। और जब आप यहाँ पहुँच रहे हैं, जब चरखी ऐसे घूम रही है, जब यहाँ से आप यहाँ पहुँच रहे हैं तो उस समय आप नीचे जा रहे हैं ना, तो उस अवस्था में आपका जो वेट है वो mg से क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। तो जबकि आपके जो दोस्त खड़े हैं उनका वेट कितना है, mg है, और आपका वेट क्या हो रहा है, यहाँ ऊपर जाने पर बढ़ रहा है, नीचे जाने पर क्या हो रहा है, घट रहा है। तो आपके लिए विज्ञान के नियम वही नहीं है जो आपके दोस्त के लिए ज़मीन पर है, क्योंकि आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो इनर्शियल नहीं है, बल्कि कैसा है, नॉन इनर्शियल है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में विज्ञान के नियम अलग होते हैं। मान लीजिए आप ब्रेक डांस पर बैठे हुए हैं और आपको कोका कोला पीना है, तो क्या होगा, पी पाइएगा? जब एकदम ऐसे मारेगा तो पता चलेगा इधर फेंकाया, कभी उधर फेंकाया, है ना। लेकिन अगर आप वही ज़मीन पर खड़े हैं, अपने दोस्तों को ब्रेक डांस पर डांस करते हुए देख रहे हैं, तो आपके लिए एकदम आप इजी तौर पर कोका कोला पी सकते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो प्रकार के होते हैं, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल, है ना। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो या तो रेस्ट में हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से गतिशील हो, उसको इनर्शियल बोलते हैं। जैसे आप यहाँ बैठे हुए हैं, ये पूरा क्लासरूम इनर्शियल फ्रेम है, क्योंकि ना ये मोशन नहीं कर रहा है, ये रेस्ट में है। ऐसी बात नहीं कि कवर कर कल आइएगा यहाँ पढ़ने के लिए तो पता चला यहाँ क्लासरूम तो है ही नहीं, क्लासरूम तो मोहन ही चला गया है, ऐसा तो होता नहीं है। लेकिन वैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो त्वरण कर रहा है तो उसको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। जैसे मान लेते हैं आप लोगों में से लिफ्ट पे कौन कौन चढ़ा है, लगभग सब चढ़े होंगे। तो आइए आप एक लिफ्ट पर चढ़ते हैं और लिफ्ट पर आप चढ़ रहे हैं और लिफ्ट ऊपर जा रही है, और ऊपर जा रही है तो इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। शुरू में इसकी वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी 1, 5, 9, 10, स्पीड इसकी बढ़ती चली जा रही है। तो आपको क्या लगेगा, शुरू में लगेगा कि आप नॉर्मल हैं, इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है तो इसका मतलब त्वरण हो रहा है, तो लगेगा आपका वेट बढ़ रहा है। अगर आप यहाँ खड़े हैं, मान लेते हैं यहाँ पर वेट मेजरमेंट मशीन है, जो डॉक्टर के पास जाने पर जिस पर खड़ा होकर वो कहता है कि आप 65 kg हैं, तो उस पर आप खड़े हैं, तो शुरू में आपका वेट, अगर आपका नॉर्मल जो वेट है वो 50 kg बता रहा है, तो शुरू में 50 kg बताएगा। लेकिन जैसे इसकी वेलोसिटी ऊपर की ओर बढ़ रही है, ये 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, फिर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 9 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, फिर 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसकी स्पीड बढ़ती चली जा रही है, तो उसका मतलब ये त्वरण कर रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। तो आप देखिएगा यहाँ आपका वेट जो है वो बढ़ता जाएगा, 50, 55, 60, 65, 70, 90। तो यहाँ पर क्या है, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, क्योंकि यहाँ विज्ञान के नियम एक जैसे नहीं है। अगर एक जैसे होते तो सीधा सीधी कोई कहता है m × g, यही वेट होता, लेकिन यहाँ m × g का मान क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। अब देखिए, ये आपके दोस्त हैं जो ज़मीन पर खड़े हैं, और ये वो लिफ्ट है जिससे आप ऊपर उतर रहे हैं। आप वेव दे रहे हैं, बाय बाय कर रहे हैं अपने दोस्त को कि बाय बाय मैं आ रहा हूँ, हाय हाय, और एकाएक लिफ्ट की डोरी क्या होती है, टूट जाती है। तो क्या होगा, आपके जैसे ही लिफ्ट की डोरी टूटेगी, इस आपका जो फ्रेम है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा। इस आपके दोस्त के लिए वेट कितना है, mg, मजे से इसके पास एक वेट है, ये वेट मेजरमेंट मशीन पर यहाँ बैठा है, तो ये बता रहा है कि 50 kg का है। अब आप भी उसके दोस्त हैं, आप भी उतने ही के हैं, लेकिन जैसे ही लिफ्ट टूटेगी, अब आपका वेट 50 kg नहीं होगा, बल्कि कितना हो जाएगा, 0 kg बताना शुरू हो जाएगा। मतलब आपका वेट लॉस हो जाएगा। मतलब आपको लगेगा जैसे आप हवा में उड़ रहे हैं। जैसे हम लोग वो बचपन में नहीं होता था, आधा बने हुए छत से कूदते थे बालू पर, या फिर आप नहाने के लिए किसी नहर वहर में कूदते हैं, तो कूदने के टाइम को लगता है जैसे शून्य हो गया, वेट है ही नहीं, तो वैसा आपको फील होगा। तो दोनों जगह विज्ञान के नियम क्या हो गया, अलग अलग हो गए। लेकिन अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है तो ये भी कितना रीड करेगा, 50 kg। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब हो गया वैसा फ्रेम जिसमें जो त्वरण कर रहा हो
और उसको नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं, और वैसा फ्रेम जो त्वरण नहीं कर रहा हो उसको इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। ओके, कोई दिक्कत? गाड़ी स्मूथली चल रही है तो वो इनर्शियल फ्रेम है। एक भैंस आ गई, ब्रेक मारा, आप लड़ गए सीट में जाकर, आपका नाक टूट गया, ब्लड आ गया नाक से, तो इसका मतलब वो नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। कोई दिक्कत? तो इसी दो फ्रेम में हमको काम करना है, इनर्शियल में और नॉन इनर्शियल फ्रेम। ओके, कोई दिक्कत? चलिए, बहुत अच्छा। तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ रहे हैं। समोसे की गंध आप लोग तक आ रही है ना? नाश्ता वास्ता करके आइए आप लोग भी, क्योंकि मुझे नाश्ता करने का मेरे थोड़ा सा टाइम यही होता है, थोड़ा सा रेस्ट। आइए हम रेस्ट और मोशन को देख रहे हैं, रेस्ट एंड मोशन, गति और विराम। तो सबसे पहले हम गति को, विराम को देख लेते हैं। तो चलिए हम अपने सबसे पहले अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहे हैं। ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। मैं आपको भरपूर टाइम दे रहा हूँ क्वेश्चन के लिए। जैसे आपके पास क्वेश्चन है तो आप अपना हाथ को ऊपर उठा सकते हैं, ठीक है? क्योंकि केवल ये फिजिक्स जो है सत्यनारायण भगवान की कथा तो है नहीं कि बस सुनना है, आप क्वेश्चंस जो है वो कर सकते हैं। ये एक्स और ये वाई और ये ओरिजिन ओ हो गया। आप जानते हैं ये क्या है? ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक कण यहाँ पर है, आप इसको कण भी कह सकते हैं, या हम अच्छी तरह से कहना है तो हम इसको अपनी कार कह सकते हैं। हमारी कार है और इसकी स्थिति जो है वो क्या है? आर है। हमारे पास एक घड़ी है जो टिक 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 कर रही है, ये रुकी हुई नहीं है, ये चल रही है। भले कार आपकी चले या ना चले, घड़ी चलती रहेगी। घड़ी का मतलब समय। ऐसी बात नहीं है कि समय, घड़ी अगर चलती है तभी समय चलता है, घड़ी रुक भी जाए तब भी समय चलता रहेगा, समय कभी रुकता नहीं है। ऐसा मुझे बाद में मालूम चला जब मैंने बहुत जूते खाए। मुझे पहले ये लगा था, छोटा था बचपन में, तो मुझे लगता था कि घड़ी को अगर कोई बंद कर दे या पीछे कर दे तो टाइम पीछे हो जाता है। तो एक बार स्कूल जाने के बहाने नहीं जाने के लिए मैंने ऐसा कर दिया था। मैंने टाइम जो था उसको 10 से 12 बजा दिया। 12 बजने का मतलब है कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, और मैं निकल गया खेलने के लिए। उसके बाद मुझे बहुत जूते पड़े, फिर भी मुझे ये नहीं मालूम चला कि ऐसा मतलब जूते पड़े क्यों। मैंने तो 12 बजा दिए थे, लेकिन ये मालूम चला बाद में जाकर मालूम चला कि घड़ी जो है वो टाइम को केवल बताती है आपको, टाइम वो है नहीं। टाइम वो है जिसमें सूरज के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है या पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है, ये टाइम होता है। आपके अंदर जो बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, वो हो रहा है। जो लीवर में आपके 1 सेकंड, मनीष सर बताते हैं कि शायद 25 साल रिएक्शन एक बार में होते हैं, वो होता है। आपके न्यूरॉन में जो, आपके ब्रेन में जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल चल रहे हैं, वो आपका हार्ट बीट, ये सब टाइम डिसाइड करते हैं। मतलब ये सब टाइम है। अब ऐसा नहीं कि किसी का हार्ट बीट बंद हो गया तो उसके वो टाइम खत्म हो गया, उसके लिए टाइम खत्म हो गया, आपके लिए तो टाइम है ही। तो टाइम कभी रुकता नहीं है। तो आपकी घड़ी जो है वो टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक क्या हो रही है? चल रही है। हाँ, टिक टॉक वो जो बंद हो चुका है आपका, आप बड़ा मिस कर रहे होंगे उसको, क्योंकि आपके वीडियो होते हैं उस पर। स्टार बनने का अच्छा जगह था, प्लेटफॉर्म था। अब देखिए विद्यार्थी, समय आगे बढ़ रहा है और कार वहीं की वहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि कार की जो स्थिति है वो बदल नहीं रही है। तो इसका मतलब है कि आर जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। मतलब ये बदल नहीं रहे। कांस्टेंट का मतलब होता है नहीं बदलना। जैसे मान लीजिए आप छोटे बच्चे थे, बगीचा में बर का पेड़ सबसे किनारे है ना, सबसे किनारे वहाँ ऊंचा वाले जगह पर नहीं दिखा है? नहीं, उस साइड वहाँ नहीं, सबसे लास्ट में मलवा बगीचा में है। तुम जब छोटे थे तब भी था, तुम्हारे पापा जी के पूछेगा वो भी कहते हैं मेरे टाइम पर भी था। तो वो कांस्टेंट है, ठीक है? वो समय के सापेक्ष में क्या है? नहीं बदल रहा है। लेकिन क्या होगा? एक दिन वो गिर जाएगा, हम कहेंगे कि वो कांस्टेंट नहीं रहा। तो इसकी स्थिति क्या है? कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि समय पर ये डिपेंड नहीं कर रही है। मतलब आर जो है वो फंक्शन नहीं है किसका? टाइम का। ये समय का फलन नहीं है। मतलब अगर हम इसकी स्थिति को व्यक्त करते हैं तो उसमें हमको समय की जरूरत नहीं है। समय से ये क्या है? इंडिपेंडेंट है। समय आगे बढ़ रहा है लेकिन इस कार को मतलब नहीं है, इसकी स्थिति बदल नहीं रही है। तो ऐसे अवस्था को हम लोग कहते हैं रेस्ट। क्या बोलते हैं? रेस्ट। अब अगर आर कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि आर जो है वो बना हुआ है एक्स से, और किससे बना हुआ है? वाई से। तो यदि आर कांस्टेंट है तो जाहिर तौर पर है कि एक्स को नहीं बदलना होगा और वाई को भी नहीं बदलना होगा। दोनों को क्या होना होगा? कांस्टेंट होना होगा। मतलब ऐसा बात नहीं है कि कार अगर मान लेते हैं यहाँ है, वाई अक्ष पर इसका कोऑर्डिनेट जो है वो मान लेते हैं 10 मीटर है, और एक्स अक्ष पर इसका कोऑर्डिनेट भी कितना है? 10 मीटर है।
लेकिन ये अब सीधे जा रही है, कुछ समय बाद यहाँ पहुँच गई। तो इसका y कोऑर्डिनेट तो नहीं बदला, वो कांस्टेंट रह गया, लेकिन x कोऑर्डिनेट क्या हो गया, बदल गया। तो हम कहेंगे ये विराम में नहीं है, रेस्ट में नहीं है। रेस्ट में होने के लिए दोनों कोऑर्डिनेट जो होने चाहिए वो कांस्टेंट होने चाहिए, और इसका मतलब है कि इसका पोजीशन जो है वो समय का फलन नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी कण की स्थिति दी हुई है r बराबर 2 × t, मान लेते हैं मैथमेटिकल फलन में, क्योंकि फिजिक्स मैथमेटिक्स भी होता है। तो r बराबर 2 × t, तो इसकी स्थिति बता रहा है t बराबर 0 सेकेंड पर जब समय शुरू हुआ उस समय r बराबर कितना है, 0 है। इसका मतलब कार कहाँ है, यहाँ ओरिजिन पर है ना। अब क्या हो रहा है, t बराबर 1 सेकेंड पर इसकी स्थिति क्या हो जा रही है, 1 × 2 बराबर कितना है, 2। मतलब कार कहाँ पहुँच गया, स्थिति 2 पर पहुँचा। उसके बाद t बराबर 10 सेकेंड पर इसकी स्थिति होगी 10 दूनी 20 मीटर, मतलब कार यहाँ पहुँच गया है। तो कार क्या है, रेस्ट में थोड़े है, मोशन में है। लेकिन अगर हम कहें कि r बराबर 2 मीटर, तब यहाँ समय है कहीं नहीं है, 2 है, केवल संख्या है। तो देखते हैं, ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम, और ये हो गया आपको r बराबर 2 मीटर यहाँ है, और आपकी कार जो है वो यहाँ पर खड़ी है। अब देखिए समय बढ़ रहा है, लेकिन समय बढ़ने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि r में समय कहीं है ही नहीं कि हम पुट करें। तो ये कहाँ है, 2 मीटर पर है, हमेशा कहाँ रहेगी, 2 मीटर पर। तो क्या है, विराम में है। तो विराम में होने का मतलब ये होना चाहिए कि समय को स्थिति को समय का फलन नहीं होना चाहिए, बस प्योर नंबर हो जाए वो। लेकिन अगर उस नंबर के साथ कोई t लगा हुआ है, चाहे t² लगा हुआ है, या कोई भी समय लगा हुआ है, तो हम कहेंगे कि रेस्ट में नहीं है। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत। चलिए, जैसे ये टेबल हो गया, रेस्ट में है। लेकिन अगर मैं इसको अपने पैर से ऐसे हिट कर देता हूँ, जब रेस्ट में नहीं है, उसकी स्थिति बदल गई है। बस सिंपल है, बस मैथमेटिकली उसको समझना है। अब मोशन देखिए, मोशन बड़ा आसान है। अब मोशन कब हुआ, जब समय के साथ इसकी स्थिति क्या हो गई, बदल गई टेबल की। इसका मतलब मोशन के लिए r का मान कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, r नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब है कि स्थिति किसका फलन होना चाहिए, टाइम का। देखो चेक करके देखते हैं। मान लेते हैं किसी कण की स्थिति r बराबर दी हुई है 2t² + 3t और +2। देख लेते हैं, ये समय का फलन है ना। तो आइए देखते हैं, t बराबर 0 सेकेंड पर, यहाँ 0 रखते हैं t के जगह पर, तो 0 0 कितना होगा, 2 होगा। मतलब कार कहाँ है, 2 मीटर पर है। t बराबर 1 सेकेंड पर, देखिए समय के फलन है 2 × 1 + 3 × 1 + 2, 3 2 5 2 7 मीटर पर। देख रहे हैं 2 से कहाँ पहुँच गए, 7 पर। और t बराबर अगर हम 10 रख रहे हैं तो 10 दही का 10 × 10 100, 200, 230, 232। तो पोजीशन कितना होगा, 232 मीटर। शुरू में कहाँ थी 2, फिर 7 मीटर पर, फिर 232 मीटर पर। इसका मतलब क्या है, मोशन कर रही है। समझ में आया। तो इसका मतलब हो गया कि यदि कोई भी पार्टिकल मोशन में है तो मोशन अवस्था के लिए होता है कि इसका पोजीशन नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब या तो x कांस्टेंट नहीं होगा, या y कांस्टेंट नहीं होगा, या दोनों नहीं होगा। बोथ y एंड x नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। देखो जैसे मान लो ये तुम्हारा y एक्सिस हो गया, और ये तुम्हारा कौन सा एक्सिस है, x एक्सिस है। अब यहाँ पर तुम्हारी कार है, अब ये सीधे आगे जा रही है, तो इसका कौन सा कोऑर्डिनेट बदल रहा है, केवल x ना, y तो नहीं बदल रहा है। लेकिन अगर ये कार इस प्रकार से चल रही है तो अब इसका कौन सा कोऑर्डिनेट बदल रहा है, केवल y बदल रहा है, फिर भी ये मोशन में है। तो दोनों में से कोई एक बदले, या फिर यहाँ कार है और यहाँ पहुँच गई, इसका दोनों कोऑर्डिनेट बदला। पहले ये था कोऑर्डिनेट, अब कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ये हो गया। तो दोनों कोऑर्डिनेट बदला, या तो कोई एक बदले या फिर दोनों बदल जाए। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोशन बोलेंगे। कोई दिक्कत। अब सवाल क्या है कि रेस्ट और मोशन जो है वो केवल इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, इस बात पर भी डिपेंड करता है कि हम उसको कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ तुम देखना, ओके, दो सहेलियां हैं, मैरिड हैं,
शादीशुदा हैं और दोनों जॉब करती हैं। ये आइंस्टाइन ने अपने बुक में लिखा था ये समझाने के लिए। और दोनों जॉब करती थी। उस समय जर्मनी की बात थी, 1905 के आसपास, जब वो अपनी थ्योरी दे रहे थे, तो उसको समझाने के लिए ऐसा उन्होंने बताया। ये दो सहेलियाँ थीं और ट्रेन में सफ़र करती थी और दोनों अपने पति को लेटर लिखती थी। उस समय लेटर होते थे ना, व्हाट्सअप तो होते नहीं थे, क्या व्हाट्सअप कर दीजिएगा, फेसबुक व्हाट्सअप ये सब नहीं होते थे, वो लेटर लिखती थी। तो और ये स्टेशन है, बड़ी सी घड़ी स्टेशन पर, पहले ज़माने की स्टेशन की खासियत होती थी, वहाँ एक बड़ी सी घड़ी होती थी और वहाँ एक यात्री रोज़ जो होता था वो इनको देखता था आते हुए जाते हुए। तब यहाँ पर देखिए, इस अगर यह यात्री जो है, जो यहाँ स्टेशन पर खड़ा है, इन दोनों लड़कियों को जब देखेगा तो बोलेगा कि ये दोनों लड़कियाँ जो हैं वो मोशन अवस्था में लेटर लिख रही हैं, है ना। जबकि अगर इन लड़कियों से पूछा जाए तो ये कहेंगे कि हम तो बैठी हुई अवस्था में लेटर लिख रहे हैं, क्योंकि वो तो ट्रेन के अंदर बैठी है। जैसे आप दो लोग हैं ट्रेन के अंदर जाकर बैठे हुए हैं तो आप अपने आप को क्या मान रहे हैं, विराम मान रहे हैं, लेकिन जो बाहर खड़ा है उसके लिए आप क्या है, गतिशील है। तो अब सवाल ये है कि कौन रेस्ट है, कौन मोशन में है। अगर ये बेदाम वाला है, बेदाम ले लो करते हुए जा रहा है ट्रेन में, तो ये बेदाम वाले से कोई पूछेगा तो ये कहेगा कि ये दोनों लड़कियां जो हैं वो रेस्ट में हैं। और ये जो स्टेशन पर खड़ा हुआ टीटी या इसको आप जो भी कहिए, वो कहेगा कि ये दोनों लड़कियां क्या है, मोशन में। तो ना मोशन में ना रेस्ट में, ये डिपेंड करेगा कि आप उसको कहाँ से देख रहे हैं। बेदाम वाला के लिए रिफरेंस फ्रेम क्या है, ट्रेन है। तो ये बेदाम वाला देख रहा है कि ये दोनों लड़कियों की जो स्थिति है बेदाम वाले के रिस्पेक्ट में वो नहीं चेंज हो रही है, ट्रेन के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है। जबकि ये स्टेशन के रिस्पेक्ट में गाड़ी आगे जा रही है तो स्थिति क्या हो रही है, चेंज हो रही है ना। फिर यहाँ गाड़ी पहुँच जा रही है तो स्थिति फिर क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है। तो इसका मतलब है कि आप रेस्ट में हैं या विराम में हैं, ये इस बात पर डिसाइड होता है कि आप उसको कहाँ से देख रहे हैं। आइए एक मज़ेदार एग्जांपल देखते हैं। हम सभी लोग रेस्ट में हैं एकदम, कोई भी अगर पूछेगा तो हम उससे लड़ जाएंगे कि हम रेस्ट में हैं। तो आइए देखते हैं, ये है हमारी पृथ्वी और ये बड़ी सी पृथ्वी है और इस पर ये हमारा क्लासरूम है जहाँ आप लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ये आप लोग हैं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा फैशन नहीं मैंने किया है। ये आप लोग हैं और क्लासरूम में आप क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आप पृथ्वी के सापेक्ष अपने आप को देख रहे हैं। आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, अर्थ है। तो उसके सापेक्ष आप क्या है, रेस्ट है। ये अर्थ के सापेक्ष आप क्या है, रेस्ट है। लेकिन अगर सन के सापेक्ष आप अपने आप को देख रहे हैं, मान लीजिए कोई एक बंदा है जो सूरज पर जाकर इनको देख रहा है, तो वो कहेगा कि पृथ्वी जो है वो सूरज के चारों तरफ 35 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से घूम रही है। मतलब हमारी पृथ्वी जो है सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही है और उसका 1 सेकंड में कितना वेलोसिटी है, मतलब 1 सेकंड में वो नोखा चली जाएगी इतनी दूर। सोचिए, हम लोग बात करते करते अभी 4-5 सेकंड हो गया और क्लास चलते चलते, तो सोचिए वो पृथ्वी के एक चक्कर इस पार से उस पार इतनी दूर जा सकती है। तो अगर कोई सन पर है तो क्या कहेगा कि आप रेस्ट में नहीं है बल्कि किस में है, मोशन में है। अब ये हो गया सन और ये हो गया आपकी पृथ्वी। अब ये दोनों जो हैं इसके साथ आपका सोलर सिस्टम बनता है, बुध, मार्स, सैटर्न, नेपच्यून, बहुत सारे ग्रह हैं, सब जानते हैं। अब ये पूरा जो सोलर सिस्टम है वो हमारी आकाशगंगा जो हमारा तारों का गुच्छा है उसके चारों तरफ ये घूम रही है और इसका स्पीड है 250 किलोमीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में 250 किलोमीटर। तो आप अगर कोई इस सेंटर पर खड़ा है, किसके सेंटर पर, इस गैलेक्सी के सेंटर पर जहाँ तारों के गुच्छे हैं और उसके किनारे पर एक सूरज है, उसके चारों तरफ हमारा सोलर सिस्टम है, तो वो बंदा कहेगा कि ये लड़के जो है ये 250 और प्लस 35 285 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से क्या हो रहे हैं, अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। जबकि रियल में हम क्या है, विराम में हैं। तो ये इस बात पर यहाँ आकर वही प्रॉब्लम आ गया कि पेड़ भाग रहा है या लड़का भाग रहा है। समझ में आया। तो रेस्ट एंड मोशन ये रिस्पेक्टली होता है कि हम कहाँ से उसको देख रहे हैं, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। अब सोच, कल्पना करो ये फैन चल रहा है। अब तुम फैन को देखो, फैन पर तुम यहाँ से देखो फैन को, तो फैन तुमको घूमता हुआ नजर आ रहा है। एक चींटी फैन पर बैठी हुई है,
वो कहेगी मैं रेस्ट में हूँ, और ये सारे जो पूरा क्लासरूम है वो गोल गोल घूम रहा है। ये उसी प्रकार जैसे हम बचपन में क्या करते थे, ऐसे गोल गोल चकवा चकैया खेलते थे, हमको लगता था सारी दुनिया घूम रही है, जब घूम घूम रहा है हम रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि आप अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस चुन रहे हैं, तो आप उसमें आप अपने आप को रेस्ट मान लेते हैं और उसके रिस्पेक्ट में किसी की गति को देखते हैं। क्लियर हुआ? कोई डाउट है? चलिए बहुत अच्छा। तो रेस्ट एंड मोशन बोथ आर डिपेंडेंट ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब थोड़ा सा हम ग्राफ देख लेते हैं कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसका पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा, और यदि कोई बॉडी मोशन में है तो उसका पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा। चलो, ये हो गया पोजीशन, पोजीशन मतलब स्थिति, और ये हो गया समय, क्योंकि समय के साथ ही हम किसी चीज़ की गति को अध्ययन करते हैं, क्योंकि एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो गतिशील हो, मतलब रुके नहीं, जैसे समय। मान लो कि तुम 2 मीटर पर खटिया लगा के सो गया है, खटिया लगा के क्या हो गया, सो गया है। ये 2 मीटर पर, ग्राफ पर देखना, ये 2 मीटर पर, और ये समय है घड़ी पर 0 बजा, 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, 3 घंटा बीता। तुम कहाँ है? खटिया लगा के 2 मीटर पर सोया हुआ है। शुरुआत में 2 मीटर पर था, 1 घंटे बाद भी वही है, 2 घंटे बाद भी वही है, 3 घंटे बाद भी वही है। तो तुम्हारा ग्राफ कैसा होगा? ऐसा होगा। तो पोजीशन टाइम ग्राफ किसी भी पार्टिकल का यदि वो रेस्ट में है तो वो कैसा होगा? सीधी रेखा में होगा, लेकिन उसका ढलान कितना होगा? 0। स्लोप कितना होगा? 0। अब तुम कहोगे स्लोप क्या है? जैसे तुम्हारा बेंच है, इसका ढलान कितना है? 0। लेकिन ये तो ढलान है ना, ये तो ढलान है ना। अगर यहाँ तुम एक बॉल छोड़ते हो तो वहीं रह जाएगा, यहाँ छोड़ोगे तो लुढ़क किधर जाएगा, यहाँ छोड़ोगे तो लुढ़क कर इधर जाएगा। ऊपर जाने वाली सीढ़ी की तरह अगर कोई ग्राफ होता है तो इसको कहते हैं कि इसका स्लोप पॉजिटिव है, धनात्मक है। और यदि नीचे जाने वाली सीढ़ी की तरह होता है, जैसे अंडरग्राउंड की सीढ़ी होती है, तो हम कहते हैं स्लोप नेगेटिव है। और यदि इस प्रकार से स्लोप है तो हम कहते हैं स्लोप कितना है? 0। स्लोप पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव। स्लोप का मतलब होता है ढलान। तो किसी भी ग्राफ का यदि पोजीशन टाइम ग्राफ का ढलान 0 हो, स्लोप कितना हो, जिसको हम m से सूचित करते हैं, 0 हो, तो हम कहते हैं कि वो क्या है? रेस्ट में है। तो अगर ऐसा ग्राफ मिलता है, यहाँ पोजीशन है, यहाँ टाइम है, और इस प्रकार से है, चाहे इस प्रकार से है, चाहे इस प्रकार से है, चाहे इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, कैसे भी है, इस प्रकार से है, तो सीधा सीधी कहना कि वो किस में है? विराम में है, क्योंकि उसकी स्थिति नहीं बदल रही है। अब तुम गति वाली अवस्था लो। सोचो कि एक पियक्कड़ जो है वो तुम्हारे दरवाजे के सामने से ऐसे गुजर रहा है दारू पीकर, तो उसकी गति जो होती है वो रैंडम होती है ना। उसको मालूम नहीं चलता कि मेरा घर किधर है। 4 कदम आगे जाएगा, 2 कदम पीछे आ जाएगा, उसको मालूम ही नहीं चलेगा। तो टाइम तो बीत रहा है, लेकिन वो बेचारा कंफ्यूज है। तो मान लो यहाँ से चला तो पहले यहाँ पहुँचा, उसके बाद भुला गया, भुला के हेने मुड़ गया, तो इधर गया, फिर भुला के इधर गया, है ना, फिर भुलाकर इधर गया। इस प्रकार से क्या हो रहा है? फिर भुलाकर आगे, फिर भुलाकर पीछे। तो यहाँ क्या है? स्लोप 0 है? नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, स्लोप है इसका, स्लोप 0 नहीं है। तो ऐसा ग्राफ किसका कहा जाता है? मोशन का कहा जाता है। क्लियर हुआ? तो रेस्ट का ग्राफ ऐसा होगा, मोशन ग्राफ ऐसा हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये पोजीशन और ये टाइम, ऐसा नहीं होगा, ऐसा ग्राफ नहीं हो सकता है। ये पोजीशन और ये टाइम, ऐसा ग्राफ नहीं हो सकता है। पोजीशन, टाइम, वीडियो में आ रहा है ऊपर तक? ऐसा नहीं हो सकता है। अब मैं बताऊंगा क्यों। ओके, चलो मान लो ये ग्राफ है इस प्रकार से। यहाँ समय कितना है? 10 बज रहा है। यहाँ समय कितना बजा? 11 बजा। तो 10 बजे कण यहाँ था और 11 बजे कण कहाँ पहुँचा? यहाँ पहुँचा। लेकिन 11 बजे के बाद क्या हो रहा है? कण यहाँ आ गया, ठीक है। तो अब तक कण यहाँ पहुँच गया अंत में।
लेकिन समय कहाँ आ गया, वापस 10 पर। ध्यान देना तुम लोग, 10 बजे गति शुरू हुई, 11 बजे तक कण गति करा, और उसके बाद जब इस प्रकार से ग्राफ आया तो वापस वो कहाँ समय में चला गया। ऐसा हो सकता है? तुम 10 बजे घर से निकलता है, 11-12 बजे कॉलेज होता है, और जब घर आता है तो वापस घड़ी में देखता है तो 10 बज रहे हैं। ये 3 बजेगा, 10 नहीं बजेगा। मतलब समय में तुम उल्टा नहीं जा सकता है। नहीं तो बड़ा मज़ा आता है ना, हम लोग अपने पुराने समय में चले जाते हैं, वहाँ खूब बर्थडे मनाते हैं, और इतना दिमाग खर्चा करने की ज़रूरत क्या थी। हम वही बचपन में ही रहते, क्लास करते यहाँ ISC में, और फट से बचपन में चले जाते और वहाँ मस्ती करते, कोई हमको डांटता भी नहीं। या फिर बर्थडे आप बार बार मना सकते थे अपना, है ना, अपने की हुई गलतियों को सुधार सकते थे, बहुत सारे काम आप कर सकते थे, मतलब टाइम में पीछे जा सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ देखिए क्या है, मान लो तो ये समय शुरू हुआ, मान लीजिए तुम यहाँ पैदा हुआ, न्यू बॉर्न बेबी, बच्चा, उसके बाद तुम जवान होता है, समय आगे बढ़ रहा है ना, उसके बाद वापस तुम बच्चा हो गए। ऐसा हो सकता है? ऐसा तो कभी नहीं होगा ना, नेवर, ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम वापस बच्चा हो जाए। अब देखो ये ग्राफ भी नहीं हो सकता है। देखो समय कितना बज रहा है, 10 बज रहा है, तुम 10 बजे कहाँ हो, मान लो 2 मीटर पर, ये 2 मीटर पर यहाँ अपना घर है, होम पे हाई पोजीशन हा स्कूल, और 10 बजे भी तुम कहाँ हो, स्कूल पर। एक आदमी एक ही टाइम पर 2 जगह कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। हो सकता है? देखो 10 बजे तुम कहाँ हो, होम पर, और 10 बजे तुम कहाँ हो, स्कूल पर। तो या तो तुम भूत हो सकते हो, या इलेक्ट्रॉन हो, या फिर भगवान हो, क्योंकि वो अंतर्यामी एक ही स्थान एक ही टाइम पर कई जगह हो सकते हैं। तो ना तुम भगवान हो, ना इलेक्ट्रॉन हो, ना भूत हो। तुम्हारे लिए तो ग्राफ सही नहीं है, नहीं है ना। तो तुम कहोगे कि सर हम पहुंच गए हैं एक ही समय पर 2 जगह। तो एक ही समय पर 2 जगह पहुंचने के लिए इंसान को अनंत चाल से चलना होगा, तभी ना। जैसे मान लो यहाँ पर भी हो और घर पर भी हो, तो कितनी स्पीड चाहिए? मान लो दौड़ कर जाओगे तब तो टाइम लगेगा, सट से चले जाओ बिना टाइम लगे। तो बिना टाइम लगे जाने के लिए तुम्हारी वेग क्या होना चाहिए, स्पीड कितना, अनंत होनी चाहिए। और अनंत स्पीड तो किसी की नहीं हो सकती है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट से तेज कुछ चल ही नहीं सकता है, ना यू और ना ही तुम्हारे गॉड भगवान, उनके लिए भी प्रतिबंध है। इसीलिए वो हर एक कोई को परीक्षा में फेल होने से बचाने के लिए नहीं आ पाते हैं ना, क्योंकि वो कुछ ही लोगों को बचाएंगे ना। मतलब जिसका चढ़ावा थोड़ा ज़्यादा रहा, जैसे मान लीजिए आप भाड़ा ज़्यादा भाग दिए, आप आरा जाने के वक्त में जितने भी वहाँ मंदिर मस्जिद थे सबको भाग दिया भाड़ा, तो आपके पास जाएंगे ना। अब किसी ने 2-4 मंदिर मस्जिद छोड़ दी तो उसके पास क्यों जाएंगे? क्योंकि वो स्पीड ऑफ लाइट अनंत चाल से तो चल नहीं सकते हैं कि सबके सब पास जाएंगे, उनको भी स्पीड ऑफ लाइट से ही चलना होगा। ज़्यादा नहीं हो जाए, नहीं तो बीजेपी वाले आकर पीटना शुरू कर देंगे, RSS वाले खास, है ना। कोई दिक्कत? ओके, प्रॉब्लम समझ में आया? कोई सवाल है तो पूछ सकते। अरे सवाल और पूछेगा तब ना मैं अपना समोसा खाऊंगा यार, तुम लोग तो सवाल ही नहीं पूछ रहे हैं मुझसे। देखो ये सूरज है और ये क्या है, पृथ्वी। अब ये चक्कर लगाती है ना, चक्कर लगाती है तो क्या है, इसका मतलब अपनी गति को दोहरा रही है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि 2016 में से चक्कर लगाना शुरू किया तो 2017 आएगा, 18 आएगा, तो टाइम में तो आगे जाएगी, लेकिन अपनी स्थिति को क्या करेगी, दोहराएगी। तो इसका ग्राफ देखो कैसा होगा। ये देखो पहले ये जनवरी में, या मान लो जनवरी में यहाँ थी और जून में कहाँ पहुँचेगी, यहाँ पहुँचेगी, फिर जनवरी में यहाँ पहुँच जाएगी। ये साल देखो 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, ठीक है। इस प्रकार से इसका ग्राफ होगा। देखो 16 में यहाँ, वापस 17 में यहाँ आ गई, फिर वापस 18 में यहाँ आ गई, फिर वापस 19 में यहाँ आ गई, और वापस 20 में वहाँ आ गई। जहाँ से चली वहीं पर आ गई, एक चक्कर लगा लिया। क्योंकि इसका ग्राफ कैसा होगा, पीरियोडिक है।
और पीरियोडिक ग्राफ कैसा होता है? साइनसोडियल होता है, साइन और कॉस के तौर पर होता है। क्यों? मान लो ये 1 है और ये कितना है? -1 है। जब यहाँ पहुँचा तो कितना मानेंगे? 1। जब यहाँ पहुँचा तो -1, है ना? तो कौन सा ऐसा फंक्शन है जो इस प्रकार से हो? साइन थीटा। देखो थीटा बराबर 0 पे 0, थीटा बराबर 90 पे 1, थीटा बराबर 180 पे 0 और थीटा बराबर 360 पे 270 पर -1। तो +1 और -1 के बीच है। तो इस प्रकार से ये देखो तो +1 और -1 के बीच है और अपने मान को दोहरा रहा है। देखो कैसे दोहराएगा? 360 पर वापस कितना आ गया? 0 0 1 0 -1 0 +1 0 -1 +0 +1 0 -1। इस प्रकार से अपने मान को क्या कर रहा है? दोहरा रहा है। और साइन का ग्राफ कैसा होता है? इस प्रकार से। तो ये भी ग्राफ कैसा होगा? इस प्रकार से। तो मैं पढ़ाऊंगा ये SHM में आपको पढ़ना है। सिंपल हार्मोनिक मोशन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो ये आपको पढ़ना है। क्लियर हुआ? तो ये तो मतलब डिटेल में पढ़ना है। और कोई सवाल है? कितना देर हुआ? टाइम कितना हुआ? टाइम घड़ी पे ना 7 हो गया। तो काम करते हैं, अब यहीं तक रुकते हैं। ठीक है? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? तो मैंने PDF डाल दिया, तुम लोग PDF देख लिया उसका। तो कल हम आते हैं तो वेलोसिटी पढ़ेंगे। ठीक है? क्योंकि डेली क्लासेस है तो इतना ज़्यादा मत हो जाए कि फिर हम बोर हो जाए। इतना थोड़ा थोड़ा रहे, फिर धीरे धीरे हमारी जब क्षमता बढ़ेगी तो ठीक। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।